अस्सलाम वालेकुम। कैंडल एकेडमी पाकिस्तान में नए लेक्चर के साथ खुशामदीद स्टूडेंट्स। डॉन ऑफ मॉडर्न फिज़िक्स चैप्टर नंबर 18 में आज हमारा लेक्चर नंबर 11 होगा और आज हम डिस्कस करेंगे डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। ये सेकंड ईयर की फ़िज़िक्स है, फेडरल और केपीके की टेक्स्ट बुक हम फॉलो कर रहे हैं। आज के लेक्चर की ख़ास बातें कुछ इस तरह से होंगी। What is the Davison and Germer experiment? Historical background. Apparatus used in Davison and Germer experiment. Working of the experimental setup. Confirmation of de Broglie's hypothesis. Davison and Thomson-Debord. Wave-particle duality. स्टूडेंट्स वीडियो को पॉज करके स्कीम ऑफ लेक्चर नोट कर सकते हैं आप। स्टूडेंट्स सबसे पहले ये देख लेते हैं कि डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट क्या है, फिर इसकी डिटेल में जाएंगे। स्टूडेंट्स 1923 और 27 के दरमियान दो साइंटिस्ट क्लिंटन डेविसन एंड लेस्टर जर्मर एक क्रिस्टल के ऊपर इलेक्ट्रॉन बीम की बम्बार्डमेंट कर रहे थे और इसकी स्कैटरिंग को ऑब्ज़र्व कर रहे थे ताकि निकल क्रिस्टल की स्ट्रक्चर को स्टडी किया जा सकता है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये इनका मकसद जो था एक्सपेरिमेंट का वो निकल क्रिस्टल की स्टडी था। स्टूडेंट्स जब डिटेक्टर की मदद से इलेक्ट्रॉन जो है स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन को ऑब्ज़र्व किया गया तो उनका पैटर्न हैरानकुन तौर पर उसी तरह आया जिस तरह के एक्स रेज जो है क्रिस्टल से स्कैटर होने के बाद डिफ्रैक्शन पैटर्न शो करती हैं, यानी कहीं पे मैक्सिमा और मिनिमा यानी डार्क और ब्राइट जो है ना फ्रिंजेस आपको मिलते हैं। इस तरह का पैटर्न जो कि सिर्फ वेव के साथ ही एसोसिएटेड है, ये इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन के बीम के साथ भी इसी तरह से हुआ कि इलेक्ट्रॉन स्कैटर होने के बाद उन्होंने डिफ्रैक्शन पैटर्न शो किया। तो ये एक्सपेरिमेंट ये वेस्टर्न इलेक्ट्रिक के नाम से लैब थी, उसके अंदर ये कर रहे थे। बाद में इस लैब का नाम बेल लेबॉर्ट्रीज रख दिया गया, जिनको शार्ट में बेल लैब्स भी कहते हैं। तो ये इसमें थर्ड पॉइंट में इस अगले नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स बाय क्रिस्टल डिस्प्लेड ए डिफ्रैक्शन पैटर्न। तो ये एक डिफ्रैक्शन पैटर्न जो है शो हुआ, जो कि एक बड़ी हैरानकुन बात थी क्योंकि पार्टिकल्स जो हैं वो वेव बिहेव कर रहे थे। ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था कि जिसमें पार्टिकल्स ने वेव की तरह बिहेव किया। अदरवाइज़ आपने पीछे जो एक्सपेरिमेंट पढ़े हैं या इससे पहले हिस्ट्री में जो एक्सपेरिमेंट हो चुके थे उनमें फोटॉन्स जो है वो पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहे थे, लेकिन ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था जिसमें पार्टिकल जो है वेव की तरह बिहेव किए और डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस यहाँ पे टेस्ट हो गया और प्रूव भी हो गया। तो स्टूडेंट्स सिर्फ डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस टेस्ट करने की बात नहीं है, बल्कि ये एक एक्सपेरिमेंटल माइलस्टोन था इन द क्रिएशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। स्टूडेंट्स हमने लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन भी छोड़ा था कि अगर डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस दुरुस्त है तो पार्टिकल्स को भी ऐसा एक एक्सपेरिमेंट होना चाहिए कि जिसमें पार्टिकल जो है वेव की प्रॉपर्टीज़ शो करें। और वेव की प्रॉपर्टी हमने बताया था क्या है, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो ये डिफ्रैक्शन पैटर्न है, तो इलेक्ट्रॉन बीम के डिफ्रैक्शन पैटर्न जो है ऑब्टेन हो गया डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट से। इस एक्सपेरिमेंट को इसी तरह से इसी के इन साइंटिस्ट के नाम से मौसूम किया जाता है, डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट के नाम से मौसूम किया जाता है। तो और इस एक्सपेरिमेंट में क्या कंफर्म हुआ, वेव नेचर ऑफ द पार्टिकल्स यानी डी ब्रोगली हाइपोथेसिस जो है वो कंफर्म हो गया, यानी हर पार्टिकल के साथ उसकी एसोसिएटेड वेवलेंथ है, जो कि जितना पार्टिकल जो है उसका मास बढ़ता जाता है वेवलेंथ इतनी शार्ट हो जाती है और इस वजह से हम मैक्रो जो ऑब्जेक्ट्स हैं, बड़े जो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनकी वेवलेंथ को ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते, उनका हम किसी तरह भी ये डिफ्रैक्शन पैटर्न या वेव लाइक प्रॉपर्टीज़ जो है ना ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते। तो ये सिर्फ स्मॉल पार्टिकल्स यानी इलेक्ट्रॉन्स, मॉलिक्यूल्स या प्रोटॉन्स के साथ ही हम ऐसा कर सकते हैं। स्टूडेंट्स इस एक्सपेरिमेंट के अपरेटस और इसकी वर्किंग को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री में जाएंगे, इस एक्सपेरिमेंट की हिस्ट्री में जाते हैं कि ये कैसे हुआ और क्या क्या किस किस साइंटिस्ट का क्या कंट्रीब्यूशन था।
स्टूडेंट, सबसे पहले 19वीं सदी में ने मैक्सवेल इक्वेशंस की मदद से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रेडिक्शन की। उसके बाद ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करने के लिए मैक्सवेल ने क्वांटम थ्योरी प्रपोज की, जिसकी मदद से उसने बताया कि जो लाइट जो है वो पैकेट की फॉर्म में रिलीज़ होती है, पार्टिकल्स की फॉर्म में रिलीज़ होती है, बट दिस वाज जस्ट एन एक्सप्लेनेशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। इसके बाद 1909 में मशहूर ज़माना रिसर्च पेपर जो आइंस्टाइन का वो छपा, जिसमें बहुत सारी बातों के अलावा फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट की भी एक्सप्लेनेशन थी, जो क्वांटम थ्योरी को मैक्सवेल क्वांटम थ्योरी की बुनियाद पर उसने की। तो इस तरह 1905 में इस रिसर्च पेपर की वजह से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जिस उसमें एक्सप्लेन किया और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी प्रपोज की। 1921 का नोबेल प्राइज़ से नोबेल प्राइज़ दिया गया आइंस्टाइन को। इसके बाद 1920 में एक साइंटिस्ट थे, इब्तदा यहाँ से होती है। 1920 में वेल्टर एम एल्सैसर साइंटिस्ट थे, इनका नाम था। तो इन्होंने ये कहा कि मैटर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको जिस तरह हम एक्सरे से स्टडी कर सकते हैं, जिस तरह हम एक्सरे से स्टडी करते हैं, सिमिलरली हम मैटर की प्रॉपर्टी को इलेक्ट्रॉन के बीम को भी स्ट्राइक करके स्कैटर करवा के इसकी स्टडी कर सकते हैं। तो ये इन्होंने 1920 में बताया था, बट इन्होंने ये करके नहीं दिखाया। इसके बाद इनके एक कोलीग थे जिनका नाम था मैक्स बॉर्न। उन्होंने ये बात इंग्लैंड में जब साइंटिस्ट को ये बताई, तो डेविसन एंड जर्मन ने सेम इसी तरह के एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की, जिससे उन्होंने इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग का एक्सपेरिमेंट जो है वो परफॉर्म किया। लेकिन स्टूडेंट्स, उससे पहले लुइस डी ब्रोगली अपना हाइपोथेसिस पुट अप कर चुके थे, जिसमें उन्होंने बताया था कि हम पार्टिकल्स की एसोसिएटेड वेवलेंथ सॉल्व कर सकते हैं, जिस तरह के हम मोमेंटम फाइंड करते हैं किसी भी फोटॉन का, उसी तरीके से हम किसी भी पार्टिकल की वेवलेंथ भी सॉल्व कर सकते हैं। और इस हाइपोथेसिस की वजह से डी ब्रोगली को 1929 का नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। इसके बाद 1927 में क्लिंटन डेविसन और लेस्टर जर्मन ने ये एक्सपेरिमेंट फिर से परफॉर्म किया, और इन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि ब्रेग्स पैटर्न जो है एक्सरे डिफ्रैक्शन की तरह के ब्रेग्स पैटर्न यहाँ पे ऑब्ज़र्व हुए हैं। तो ब्रेग्स पैटर्न या एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न हम पहले भी बता चुके हैं कि अगर हम क्रिस्टल के ऊपर एक्सरेस की बम्बार्डमेंट करते हैं, एक्सरेस को स्कैटर कराते हैं, तो उससे डिफ्रैक्शन पैटर्न्स मिलते हैं। तो उसी तरह के डिफ्रैक्शन पैटर्न जब उन्होंने ऑब्ज़र्व किए, तो इन्होंने कंफर्म कर दिया उसका डी ब्रोगली के हाइपोथेसिस को। यहाँ पे एक और साइंटिस्ट भी है जिसका नाम था जॉर्ज पैगेट थॉमसन। तो इन्होंने 1927 का जो एक्सपेरिमेंट था क्लिंटन डेविसन और लेस्टर जर्मन का, उसके बाद इन्होंने अकेले से दोबारा इस एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और इसकी डेमोस्ट्रेशन दी, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस की कंफर्मेशन की। तो इस वजह से डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट में 3 साइंटिस्ट का नाम आता है, क्लिंटन डेविसन एंड लेस्टर जर्मर, ये 2, और तीसरा जॉर्ज पैगेट थॉमसन। स्टूडेंट्स, अपरेटस जो यूज़ किया इन्होंने डेविसन और जर्मर ने अपने एक्सपेरिमेंट में, वो कुछ इस तरह से उसकी डायग्राम है, आप इसको समझ सकते हैं बड़ी इजीली कि ये यहाँ पे लो वोल्टेज सप्लाई है जिससे फिलामेंट को हीट अप किया गया है। कैथोड, ये एक्चुअली ये कैथोड है, और इसमें यहाँ फिलामेंट को हीट करके यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करवाए जाते हैं, जिसको थर्मोनिक एमिशन कहते हैं। और फिर इसके बाद एनोड्स की मदद से हाई वोल्टेजेस यानी यहाँ पे अप्लाई किए जाते हैं। ये हाई वोल्टेज अप्लाई किए हुए, ये हाई वोल्टेज सोर्स है, और हाई वोल्टेज की मदद से इन जो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड जो है ये निकला है कैथोड से, इनको एक बीम की शक्ल दे दी जाती है। तो ये बीम की शक्ल में इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से निकलते हैं। ये सारे का सारा पूरा पार्ट ये इलेक्ट्रॉन गन कहलाता है। इलेक्ट्रॉन बन गया, तो इलेक्ट्रॉन गन ये बन चुका है। तो इलेक्ट्रॉन गन से यहाँ इलेक्ट्रॉन बीम निकलता है, और यहाँ से जाके ये निकल के इस टारगेट को टकराता है, और निकल के टारगेट से टकराने के बाद
आगे ये डिटेक्टर लगा हुआ है, सर्कुलर डिटेक्टर है, तो इस सर्कुलर पाथ के ऊपर ऐसे ये डिटेक्टर मूव कर सकता है, ये इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट करता है। तो इस वजह से ये जब डिटेक्टर को इस पाथ के ऊपर मूव किया गया तो कहीं पे यानी फिक्स इंटरवल के साथ उसकी इंटेंसिटी जो इलेक्ट्रॉन्स की कम और ज़्यादा हो रही थी, यानी कहीं पे ज़्यादा थी, कहीं पे कम थी, कहीं पे ज़्यादा और फिर कम आ रही थी। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है आप करते हैं लाइट के साथ, इस तरह से कि एक स्लिट यहाँ पे, एक स्लिट यहाँ पे लाइट का सोर्स रख देते हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स, और उससे वेव्स ऐसे टकराने के बाद सेकेंडरी स्फेरिकल वेवलेट्स बनती हैं जो आपस में इंटरफेरेंस करती हैं और आपको यहाँ पे ऐसे पैटर्न मिल रहा होता है, इंटरफेरेंस पैटर्न मिल रहा होता है। ये इंटरफेरेंस का है। और इसी तरह आप जब एक्स रेज को स्ट्राइक करवाते हैं किसी क्रिस्टल के ऊपर तो यहाँ से आपको डिफ्रैक्शन पैटर्न मिल रहा होता है और डिफ्रैक्शन पैटर्न भी इसी तरह का होता है। तो ये सारा अपरेटस है, आप इसमें लिख सकते हैं स्केल है, सर्कुलर स्केल है, डिटेक्टर है, टारगेट है निकल का, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन गन है। इलेक्ट्रॉन गन में दो सोर्सेज हैं, लो वोल्टेज सोर्स और हाई वोल्टेज सोर्स। एक्सपेरिमेंटल सेटअप की वर्किंग भी ऑलमोस्ट आपको समझ आ ही चुकी है। ये देख लें, ये एक्सरे डिफ्रैक्शन है। एक्सरे डिफ्रैक्शन किस तरह से होती है, या यहाँ तो इलेक्ट्रॉन्स शो किए हैं, लेकिन एक्सरे डिफ्रैक्शन भी ऐसे ही होती है। आप इसको एक मिनट के लिए अगर समझें कि ये एक्स रेज का बीम है, क्या है जी, एक्स रेज का बीम है। तो एक्स रे का बीम जो यहाँ पे टकराता है तो अपर सरफेस जो है क्रिस्टल की टॉप लेयर के साथ टकरा के ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाता है, और दूसरा उसका जो कोई दूसरा बीम है, दूसरा बीम उसकी नीचे वाली लेयर के साथ जाके टकराता है और उससे रिफ्लेक्ट होकर बाहर निकलता है। तो ये उसका बन जाता है पाथ डिफरेंस। और इस पाथ डिफरेंस की वजह से आपको यहाँ पे जो एक्स रेज मिलती हैं, कहीं पे डार्क यानी ज़्यादा, कहीं पे ज़्यादा, कहीं पे कम, तो इसका एक पैटर्न जो है मिल रहा होता है। अब यही काम जो है यहाँ पे निकल का टारगेट है और उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन का बीम यहाँ स्ट्राइक किया हुआ है। तो बिल्कुल उसी तरह यहाँ जिस तरह एक्स रेज बिहेव कर रही थी, तो इलेक्ट्रॉन का बीम भी उसी तरह बिहेव कर रहा है। ये स्कीमेटिक डायग्राम है, इसको देख लें। ये फिलामेंट है, ये फिलामेंट है जिसको लो वोल्टेज के साथ हीटअप किया गया है, फिर उसके बाद हाई वोल्टेज सोर्स इसको लगा दिया गया है ताकि इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया जा सके। और ये बीम है, ये बीम जाके इससे टकराता है निकल के टारगेट के साथ, क्रिस्टल के साथ, और उससे रिफ्लेक्ट होने के बाद आगे यहाँ पे डिटेक्टर लगा हुआ है। ये डिटेक्टर जो है सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव करता है, डिफरेंट पॉइंट के ऊपर इसकी इंटेंसिटी जो है नोट डाउन हो जाती है और इसका एक स्केच बन जाता है। यहाँ पे जो डिफ्रैक्शन पैटर्न बना है इलेक्ट्रॉन बीम का, वो पैटर्न यहाँ पे आपको मिल जाता है। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन का पैटर्न कुछ इस तरह से है। फाइनली आपको जो मिलेगा वो इस तरह की तस्वीर मिलेगी, यानी ये पूरे सर्कुलर पाथ के ऊपर यहाँ पे इंटेंसिटी इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा है, बीच में कम है, इसी तरह ये सेंटर में इंटेंसिटी कम है। तो ये डिफ्रैक्शन पैटर्न है। और अगर आप ब्रेग्स डिफ्रैक्शन पैटर्न को देखें जिसमें एक्स रेज को किसी क्रिस्टल के साथ टकराया गया होता है, तो उसका डिफ्रैक्शन पैटर्न भी इससे कोई ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है, ये आप देख सकते हैं। ये एक्स रेज का डिफ्रैक्शन पैटर्न है और ये इलेक्ट्रॉन का डिफ्रैक्शन पैटर्न है। तो इससे ये कंफर्म हो गया कि डी ब्रोगली सही कह रहे थे, यानी इलेक्ट्रॉन का भी लेमडा होता है, इलेक्ट्रॉन स्टेट पाथ के ऊपर मूव नहीं करता, बल्कि उसकी वेव लाइक मोशन है, ऐसे वेवी मोशन करता है इलेक्ट्रॉन। और इस वेवी मोशन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स का बीम जो है, इलेक्ट्रॉन्स के बीम भी डिफ्रैक्शन पैटर्न शो करते हैं, जिससे ये डी ब्रोगली का जो हाइपोथेसिस है, ये जो उसकी इक्वेशन है डी ब्रोगलीज वेवलेंथ की कंफर्मेशन हो गई। स्टूडेंट्स, ये तस्वीर क्लिंटन जोसेफ डेविसन की है और ये तस्वीर जो है जॉर्ज थॉमसन की है। इन दोनों को 1937 का नोबेल प्राइज़ दिया गया इस एक्सपेरिमेंट की वजह से। ये इनके नाम के डाक टिकट भी जारी हुए।
स्टूडेंट्स, ये तस्वीर आपको वेव पार्टिकल डुअलिटी का कॉन्सेप्ट देगी और एक्चुअली डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म होने के बाद नया कॉन्सेप्ट जो सामने आया था वो था वेव पार्टिकल डुअलिटी। यानी आप ये देखें कि यहाँ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये क्या हैं, बज़ाते ख़ुद इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल्स हैं, लेकिन ये वेव बिहेव कर रहे हैं और इनका एसोसिएटेड लैम्डा ये रहा। इसी तरह आप यहाँ देखें कि ये फोटॉन्स हैं, फोटॉन्स यहाँ पे टकरा रहे हैं किसी एटम के साथ और यहाँ से जो है स्कैटर भी हो रहे हैं और इलेक्ट्रॉन को रिकॉइल कर रहे हैं, जो प्योरली एक पार्टिकल की प्रॉपर्टी है। तो इलेक्ट्रॉन जो है, फोटॉन यहाँ पे मोमेंटम जो है शो कर रहे हैं। यहाँ पे जो एनर्जी जो है पार्टिकल बिहेव कर रही है और पार्टिकल जो है वो एनर्जी के तौर पर बिहेव कर रहे हैं, यानी वेव के तौर पर वेव पार्टिकल बिहेव कर रही है और पार्टिकल जो है ना वेव के तौर पर बिहेव कर रहे हैं। तो इस तरह जो नया कॉन्सेप्ट बना वेव पार्टिकल डुअलिटी का बना कि फोटान के बारे में भी कह सकते हैं कि फोटान जो है दोनों नेचर है, फोटान की वेव भी है और पार्टिकल भी है। इस तरह इलेक्ट्रॉन के बारे में भी ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की भी डबल नेचर है, वेव भी और पार्टिकल भी। तो इसको कहते हैं वेव पार्टिकल डुअलिटी। और इसके साथ ही स्टूडेंट्स हम आपको ये बता दें कि ये जो फार्मूला जो प्रपोज़ किया था ये डी ब्रोगलीज़ का था, डी ब्रोगलीज़ इक्वेशन है। और थ्योरेटिकल लैम्डा जो है, थ्योरेटिकल वैल्यू जो डी ब्रोगली ने सॉल्व की थी और जो प्रैक्टिकल वैल्यू है जो डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट से आती है, उन दोनों को हम नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं। यहाँ पे हम एक तरफ थ्योरेटिकल वेवलेंथ सॉल्व करेंगे और दूसरी तरफ एक्सपेरिमेंटल वेवलेंथ देखेंगे। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस लैम्डा किसके इक्वल होता है, h/mv। यहाँ पे mv क्या है, mv मोमेंटम है इसका, इलेक्ट्रॉन का। तो या तो हमें इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी का पता हो, मास का तो पता ही होता है, वेलोसिटी का पता हो तो हम डायरेक्टली पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। अगर वेलोसिटी का पता ना हो तो हम एक्सपेरिमेंट से इसको सॉल्व कर सकते हैं। वही डेविसन एंड जर्मर के जो एक्सपेरिमेंट में हमने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करने के लिए, काइनेटिक एनर्जी देने के लिए जो हमने पोटेंशियल अप्लाई किया था, उसी से हमारे पास mv की वैल्यू आ जाएगी, हाफ mv²। यानी जो काइनेटिक एनर्जी हम दे रहे थे किसकी मदद से दे रहे थे, इस पोटेंशियल की मदद से दे रहे थे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ई चार्ज है और v जो है ना वोल्टेजेस हैं। तो यहाँ से हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 2 को इस तरफ ले आएँ तो ये बन जाता है mv² इज़ इक्वल टू 2ve और हम मास को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह हमारे पास ये m² v² इज़ इक्वल टू 2mve बन जाएगा और दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर रूट ले लें तो ये बन जाएगा mv इज़ इक्वल टू 2mve का स्क्वायर रूट। इसका स्क्वायर रूट कट जाएगा और इसका स्क्वायर रूट बाकी रहेगा। तो अब हम इस इक्वेशन के अंदर अगर हमें वेलोसिटी का पता ना हो तो ये वाला जो है वो रिलेशन हम उसमें पुट कर सकते हैं, क्योंकि मास का हमें पता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है और पोटेंशियल जो हमने अप्लाई किए हुए हैं इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करने के लिए, वो पोटेंशियल भी हमें पता है। तो ये कुछ इस तरह से बनता है, लैम्डा इज़ इक्वल टू h/2mve। अब अगर इसके अंदर वैल्यूज़ डालें, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू डालें, इलेक्ट्रॉन का चार्ज डालें, मास 2 से मल्टीप्लाई करें और पोटेंशियल को भी इसके अंदर अगर पुट करें तो आपके पास इसका जो आंसर आएगा इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ आएगी 1.66 एंगस्ट्रॉम आएगी, 1.66 एंगस्ट्रॉम। और यही काम अभी हम ब्रेग्स इक्वेशन को यूज़ करते हुए कर सकते हैं। 2d sin थीटा, 2d sin थीटा इज़ इक्वल टू m लैम्डा। यहाँ पे 2 क्या है, कांस्टेंट है, 2 तो ये है बहरहाल। d जो है डिस्टेंस बिटवीन द लेयर्स है, ये इसकी दो कंजक्टिव लेयर्स के दरमियान डिस्टेंस है, किसकी, क्रिस्टल की, निकल क्रिस्टल की 2 कंजक्टिव लेयर के दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसको हम डी बोलेंगे। थीटा जो एंगल होगा जिस एंगल के साथ हम वेव को इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करवा रहे हैं निकल के ऊपर, और m जो है नंबर ऑफ फ्रिंज जिसके लिए हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। ये सारा एक्सपेरिमेंट से इसकी वैल्यू एक्सपेरिमेंट से हमें पता चलेगी। यहाँ से हम लेमडा सॉल्व करेंगे, थीटा को ग्लांसिंग एंगल भी कहते हैं, ये भी नोट कर लें। तो थीटा यहाँ से किसके इक्वल निकलेगा, थीटा इज़ इक्वल टू
2d साइन थीटा डिवाइडेड बाई m तो आपने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट करना है। डिस्टेंस d जो है जो निकल के लिए है वो 0.9 एंगस्ट्रॉम है, और जिस थीटा जो है उसकी वैल्यू देख लें 65 डिग्री है। अगर 65 डिग्री थीटा हो और 0.9 एंगस्ट्रॉम इसका जो डिस्टेंस हो बिटवीन द लेयर्स, ये आप यहाँ पे पुट करें और मास भी पुट करें तो उसका साइन लें, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो होगा 1.65 एंगस्ट्रॉम। तो 1.65 एंगस्ट्रॉम और 1.66 एंगस्ट्रॉम कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो लिहाजा ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ था डी ब्रोगलीज़ इक्वेशन का। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर इतना ही था वेव पार्टिकल डुअलिटी के ऊपर। नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ी सी मज़ीद बात करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।